हेलो एवरीवन। आज से शुरुआत कर रहे हैं 12th 2024 के लिए संभावित प्रश्नों में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक सेट। इसमें लगभग 50 प्लस प्रॉब्लम बताए जाएंगे। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम को आप एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावित सवाल रहेगा ये सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने शॉर्ट आंसर टाइप में कहता है सोल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल्स टू π/4। कैसे सोल्व करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये है। पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है, ये दोनों को एक साथ एक जैसा कर लेना चाहिए। तो दोनों को आप बदल दीजिए tan इनवर्स में। tan इनवर्स में सवाल बनाना काफ़ी आसान है। तो पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉट इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 1/x। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटा √1 - x²। ये दो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो कॉट इनवर्स x तो डायरेक्ट है। साइन इनवर्स में देखिए क्या है, तो साइन इनवर्स 1/√5 है। साइन इनवर्स 1/√5 बराबर होगा tan इनवर्स x के जगह पर 1/√5 डिवाइडेड बाई √1 - x², और x के जगह पर है 1/√5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/5, 1/5। यानी ये वैल्यू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1/√5 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 5 एलसीएम लेंगे तो 5 × 1 5 - 1 यानी 4/5 का रूट, यानी मिल जाएगा 2/√5, 2/√5। तो √5 कट गया तो मिल गया tan इनवर्स 1/2। अब क्वेश्चन से चलते हैं। एज पर क्वेश्चन था हमारा कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल्स टू π/4। ये सवाल था, इसको सोल्व करना है। तो आप कॉट इनवर्स x के जगह पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/x, और साइन इनवर्स 1/√5 को हमने क्या साबित किया, इसके बदले में लिख दिया tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/4। तो tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू मिल गया π/4। अब यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 - x × y। फार्मूला को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला याद रहेगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला के हिसाब से इसको बैठाते हैं। तो tan इनवर्स x के जगह पर है 1/x, y के जगह पर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/x × 1/2 बराबर है π/4। अब आप यहाँ से tan इनवर्स को हटा दीजिए तो tan उधर चला जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2x इज इक्वल्स टू tan π/4। अब इस tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। ये वैल्यू हो गया 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा 1/x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - 1/2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही मिल जाएगा 1 - 1/2x। अब x वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 1
और ये 1/2 उधर चला जाएगा, यानी 1/2। अब ये हो जाएगा आपका 1/x कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, मतलब 1/x इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो 3/x बराबर हो गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इधर चला जाएगा, मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स 2 के 2 मिल जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 30 सवाल आपको दिए हुए रहेंगे बोर्ड में, उसमें से 15 बनाना है। वही 15 बनाना है जो आप कंफर्म जानते हैं। हम कुछ ऐसे सवालों का लिस्ट आपके साथ रख रहे हैं जहां आपको बनाने में सहूलियत होगी। उनमें से एक टॉपिक इन्वर्स है, इससे सवाल निश्चित तौर पर 2 से 3 पूछे जाएंगे। इस पर आपको पकड़ बना रहना चाहिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 + x² इंटू d2y/dx² प्लस 2x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। सवाल है सेकेंड डेरिवेटिव का, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। y बराबर है tan इनवर्स x, तो आप dy/dx क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने से अच्छा है 1 + x² को इधर ले आइए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये मिल जाएगा 1 + x² इंटू dy/dx बराबर हो जाएगा 1। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा u इंटू v पर। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u गुना v का डिफरेंशिएशन प्लस v गुना u का डिफरेंशिएशन। तो पहले लिख देते हैं हम u 1 + x² इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू 1 + x² में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x, और इधर राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। फिर से समझिए, ये था u, ये था v। u गुना v का डिफरेंशिएशन जोड़ v गुना u का डिफरेंशिएशन। तो u है 1 + x², v था dy/dx, dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा d2y/dx² प्लस v है dy/dx इंटू u का डिफरेंशिएशन, यानी 1 + x² का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और x² का 2x। और इसको अच्छे से अरेंज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 + x² इंटू d2y/dx² प्लस 2x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यही आपको साबित करना था, यही आपको प्रूव करना था। आप देख लीजिए, सवाल यही था कि अगर y बराबर है tan इनवर्स x, तो प्रूव दैट 1 + x² इंटू d2y/dx² प्लस 2x इंटू dy/dx बराबर 0, और यही हम लोग साबित कर लिए। यानी इस प्रकार से आप बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगा और कहीं से कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। सोल्व tan इनवर्स 1 - x/1 + x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x
और x पॉजिटिव है। तो देखिए क्या करेंगे, सोल्व करना है। पहले आप इसको पकड़िए कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। क्यों भाई, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। यही सब ध्यान देना है। अगर कंसंट्रेट करके बनाइएगा एग्जाम में सवाल तो ये सब चीज़ तुरंत दिख जाएगा, और नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। यहाँ देखिए x के जगह पर 1 है और y के जगह पर x है। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस 1 इंटू एक्स को ये न कहेंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। यानी ये जो आपका लाइन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो चलिए इसको लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, उसको हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड वाला जो है वो तो रहने देंगे उसको। ये है 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिखिएगा tan π/4 बराबर, ये माइनस tan इनवर्स एक्स है, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 tan इनवर्स एक्स। अब पहले से हाफ tan इनवर्स एक्स था तो एक वो इधर से गया, अब आधा पहले से था तो एक और आधा मतलब कितना हो गया, 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, और ये आपको एग्जाम में लिख देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो वो सारे चीज़ को लिखिए जो सवाल को बनाने में रिक्वायर होता है, जिसका रिक्वायरमेंट होता है, या आप जिस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं सवाल बनाने में, यदि उस फॉर्मूला को लिख देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमने यूज किया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा π/4। यहाँ हमने यूज किया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा होगा आप इन सब चीज़ों को घेर दीजिए एग्जाम में, इसको अंडर बॉक्स कर दीजिए कि पता चल जाए एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वालों को, कि आप उसके बदले में लिख रहे हैं। तो चलिए tan इनवर्स tan π/4 बराबर हो गया π/4 इज इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स x। अब ये इधर लेके चले आइए, देखिए ये यहाँ कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो इधर क्या मिल जाएगा π/2, आइए इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, मैंने मिलेगा π/6 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, या आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। तो tan इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर होगा tan थीटा, यानी tan π/6। tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यानी x का जो वैल्यू है 1/√3 हो गया, और ये आंसर हो गया। लेकिन एक बार जो है आप देख लीजिए कंडीशन को, सवाल में क्या कह रहा था कि x पॉजिटिव है, निश्चित रूप से यहाँ x पॉजिटिव आया, यानी x का वैल्यू 1/√3 हो गया, ये बात सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 2 माइनस 1, ये 2/2 एक मैट्रिक्स है, कह रहा है वेरीफाई दैट a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा a। ये प्रॉपर्टीज ही है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी दोनों बात एक साथ होते चला जाएगा।
एक पर तैयारी कीजिएगा, दूसरा अपने आप होते चला जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है ए बराबर 1 2 2 -1। कैसे वेरीफाई करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिखिए कि जो दिया हुआ है गिवन है क्या, ए इज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 2 -1। फिर आप निकालिए ए का ट्रांसपोज। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में बराबर के नीचे बराबर लिखने का, हम जगह बचाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, आप बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा। तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब होता है रो वाले एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखना, यानी जो R1 में है उसको C1 में लिखना और जो R2 में है उसको C2 में लिखना। तो R1 में क्या था एलिमेंट 1, 2, तो ये एलिमेंट हो जाएगा C1 में, यानी 1, 2। R2 का एलिमेंट है 2, -1, 2 और -1, तो ये C2 का एलिमेंट हो जाएगा 2 और -1। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब आप पुनः निकाल दीजिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकालिए। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो R1 में है वो चल जाएगा C1 में, 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 -1, यानी ये फिर से क्या मिल गया, ए हो गया। तो ये वेरीफाइड हो गया, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का यदि आप 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने वेक्टर से उठाया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 3, बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 4, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए 12th 2024 में, निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। तो ज़रा इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाते हैं इस सवाल को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन एकदम 100% संभावना है इस टाइप के सवाल को पूछे जाने का, बस डिजिट चेंज कर सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू है 0 वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। अब आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 0 वेक्टर का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ, और 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाता है। 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ लिखेंगे। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट को देता है, इसका मतलब ये स्केलर के सभी रिजल्ट को फॉलो करेगा, यानी जितना भी स्केलर का रिजल्ट है तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर जोड़ मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर जोड़ मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस ट्वाइस ऑफ b डॉट c प्लस ट्वाइस ऑफ c डॉट a बराबर होगा 0। यहाँ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी समझ सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसी फॉर्मूला को लगा दिया,
तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ वेक्टर के रूप में है तो वेक्टर के रूप में रूपांतरण कर दिया। अब आप सवाल को एक बार पुनः पढ़िएगा। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए तीनों क्वांटिटी में। तो यहाँ है ए डॉट बी, यहाँ है बी डॉट सी, यहाँ है सी डॉट ए, तो इसी को लिख देते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 0 0। अब ये आपका हो गया 16 और 4 20 और 9 29 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर होगा 0। अब इसको उधर कर देते हैं, ये 29 उधर कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर होगा -29। तो हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर होगा -29/2, और यही आपका आंसर है। इसी को आप फाइनल आंसर मान लेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए, मतलब दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये उठाया गया है डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0,3 -1,4 और 2,6। तो आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए लिखते हैं, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2, और बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में लिखते हैं 1 1 1, दूसरे रो में लिखते हैं x का कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट है यहाँ 0, यहाँ है -1, यहाँ है 2। तीसरे रो में लिखते हैं बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट पहला पॉइंट का है 3, दूसरे पॉइंट का है 4, तीसरे पॉइंट का है 6। यानी अगर किसी ट्रायंगल का वर्टिसेज x1/1 x2/2 और x3/3 है तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 और एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में 1 1 1, दूसरे रो में x1 x2 x3, तीसरे रो में y1/2/3। ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला 11th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन उससे जब आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो 12 का सिलेबस है उसी से आपको बनाना होगा, यह बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ आंसर लाना ही काफ़ी नहीं है, प्रोसेस दिखाना होगा, और वही प्रोसेस दिखाना होगा जो 12 का सिलेबस डिफाइंड है। तो 12 में ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यही डिफाइंड है, मतलब डिटर्मिनेंट ही डिफाइंड है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 रहेगा। एक्सपेंड कर देते हैं R1 से, R1 से, तो R1 का 3 एलिमेंट है 1 1 1, जिसमें 1 का साइन है पॉजिटिव, इस 1 का साइन है नेगेटिव और इस 1 का साइन है पॉजिटिव। तो प्रत्येक एलिमेंट को चिन्ह के साथ लिखेंगे और फिर उसका माइनर लिखेंगे। पहले लिख देते हैं हम 1 का साइन हो गया पॉजिटिव।
अब 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ दीजिएगा। तो क्या करेंगे भाई, -1 गुना 6 -2 गुना 4, यानी -1 गुना 6 हुआ 6 और 2 4 जा हो गया 8। समझ में आया क्या किए, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिया और बाकी जो एलिमेंट बचा उसको तिरछा तिरछी गुना किए। तो -1 गुना 6 हो गया 6, बीच में चिन्ह हो गया माइनस, और फिर 4 गुना 2 हो गया 8, यानी -6 -8। इस 1 का साइन हो जाएगा -1, माइनस हो जाएगा। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ दिया तो बच गया 0 2 3 6। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 0 गुना 6 0, बीच में माइनस, 3 गुना 2 यानी 6। अब इस 1 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब इस 1 के लिए रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 और बीच में -3, एक चिन्ह पहले से माइनस था तो माइनस माइनस +3। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका मॉडुलस साइन यूज कर लेते हैं, मॉडुलस साइन यूज कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम लोग मॉडुलस यूज कर लेंगे, मॉडुलस, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव होता ही नहीं है। तब ये हो जाएगा 1/2 इंटू -6 और -8 -14। ये हो गया 0 एंड -6 मतलब -6 गुना -1 यानी +6 अब +3, यानी हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस जरूर लगाइएगा। ये हो जाएगा 6 और 3 9, 14 में से 9 घटेगा -5। अब मॉडुलस के बाहर जो है वो पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी -5 का निगेटिव निकलेगा। तो -5 का निगेटिव यानी +5। तो आंसर हो जाएगा 5/2 यूनिट, स्क्वायर यूनिट एरिया है तो 5/2 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको प्रोबेबिलिटी से उठाए हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/5। तो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। यदि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको मिलेगा पी ए अपॉन बी पर और दूसरा नंबर लिखे मिलेगा पी बी अपॉन ए पर। तो पहले आप दोनों का फॉर्मूला जान लीजिए कि अगर ए और बी कोई भी 2 इवेंट हो तो पी ए बटा बी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब होता है ए की प्रोबेबिलिटी लेकिन तब जब बी हो चुका हो, जो डिनोमिनेटर में है वो हो चुका है। तो पी ए बटा बी का मतलब हुआ ए का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो। तो पी ए बटा बी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब हुआ कि यदि ए हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इनका भी फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ सोल्व कर लेना है। तो पहले हम निकाल देते हैं पी ए बटा बी। तो पी ए बटा बी बराबर आप जान ही चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है सवाल में, तो ये दिया हुआ था 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/5 और बी की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/4। 1/4 तो ये वैल्यू होगा 1/5 इंटू 1/4 को लिखेंगे 4/1, यानी मिल जाएगा 4/5। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया पी ए बटा बी।
अब हमको निकालना है पी बी बटा ए, पी बी बटा ए बराबर होगा बी की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ए जब हो चुका है तो पी बी बटा ए का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था तो 1/3 यानी 1/5 गुने 3/1। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ये आपका आंसर हो गया 3/5। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत कॉमन सा सवाल है। इस टाइप के सवाल अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया है कि एक वेक्टर है ए जिसका वैल्यू है 2j + k, दूसरा वेक्टर है बी 3i - 5k। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए फॉर्मूला है, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट लेंगे जिसके पहले रो में होगा आई, दूसरे रो में जे और तीसरे रो में के, आई जे और के। दूसरा रो में जो है वो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा और तीसरा रो में वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है देखिए, आई नहीं है तो आई का कंपोनेंट 0, जे का कंपोनेंट 2, के का कंपोनेंट 1। अब आप तीसरे इक्वेशन में देखिए, वेक्टर बी में देखिए, वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है तो वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i - 5k, यानी आई का कंपोनेंट 3 लेकिन जे का कंपोनेंट 0 और के का कंपोनेंट हो गया -5। अब फिर से रह गया सवाल, ये सवाल था वेक्टर का लेकिन अब हो गया डिटर्मिनेंट का। अब हम डिटर्मिनेंट का इंतजार करेंगे, ऐसा थोड़े ना होगा। डिटर्मिनेंट का थ्योरी यहीं पर समझ लेना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। ए क्रॉस बी निकालने के लिए जिसके पहले रो में होगा आई जे के, दूसरे रो में होगा वेक्टर ए का कंपोनेंट, तीसरे रो में होगा वेक्टर बी का कंपोनेंट। थोड़ा थके हुए हैं इसलिए नींद आ रहा है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, अब आप इस डिटर्मिनेंट को तोड़ दीजिए। तो आई के साथ रो और कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 2 गुने -5 यानी -10, -0 गुना 1 यानी 0। अब इस जे का साइन हो जाएगा निगेटिव -j, तो जे वाले रो और कॉलम हटा देंगे तो 0 और -3 प्लस के गुना के वाले रो और कॉलम हटा देते हैं तो हो जाएगा 0 -6 यानी -6। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको मिल गया, ए क्रॉस बी बराबर हो गया -10i + 3j -6k। ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया -10i + 3j और -6k। पर हमको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ जे के कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 3 तिहाई 9, 6 छक 36 यानी 145 का रूट। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बात? उम्मीद है कि ये सवाल आप सीख गए होंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। 8 सवाल हम बताए हैं, एक आध वीडियो और संभव होगा तो आज अपलोड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन का ये सीरीज चलेगा। हमारी तो इच्छा है कि हम कम से कम 100 सवाल तक लिख के 100 सवाल करवावें।
अब आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इस पर और सवाल कितना होना चाहिए, 100 या 75, 75 या फिर 50। यह आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मकर संक्रांति का पर्व भी है। आप मकर संक्रांति के पर्व का आनंद उठाइए और दिन भर सेल्फ स्टडी में लगा दीजिए। पूरा जितना सवाल आपको बताया गया है इस सब को कॉपी में नोट कीजिए और एक बार इसको पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक बार आप दोबारा इसको फिर से बना लेंगे तो पूरा चैप्टर का ज्ञान हो जाएगा और मैथ में मार्क्स 100 में 100 तो आना ही चाहिए, 100 में 100 आना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए।